विकिरण या ऊष्मा के संचरण, स्थानांतरण या प्रसार की एक और विधि है। चालन और संवहन की विधियों के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ऊष्मा के इस संचरण की विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब ऊष्मा इस विधि से यात्रा करती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। यहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें विकिरण के रूप में यात्रा करती हैं, तो उनकी गति प्रकाश के बराबर होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही विकिरण भी सतह की प्रकृति के अनुसार अवशोषित, परावर्तित या संचारित हो सकता है। हम इनसे संबंधित विभिन्न मात्राओं की गणना कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि विकिरण की मात्रा हमेशा तापमान के अंतर और संबंधित सतह के गुणों पर निर्भर करती है। अब हम ऊष्मा के सबसे रोचक संचरण के तरीके का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे विकिरण कहा जाता है। जब ऊष्मा इस विधि का अनुसरण करती है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करती है, जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब विकिरण ऊर्जा यात्रा करती है, तो इसकी गति प्रकाश के समान होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही अवशोषित, संचारित और परावर्तित होती है। आप देख सकते हैं कि विकिरित ऊर्जा की मात्रा हमेशा संबंधित सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगी और साथ ही यह स्रोत या वस्तु और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच तापमान के अंतर पर भी निर्भर करती है। जब उत्सर्जन हो रहा होता है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि विकिरण ऊर्जा का प्रभाव गर्मी देने वाला होता है। कुछ लोग केवल साधारण दर्शकों या सामान्य मरीजों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि मैं इंफ्रारेड उपचार करने जा रहा हूं, लेकिन इंफ्रारेड उपचार कुछ और नहीं बल्कि किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा ऊर्जा देना ही है। इंफ्रारेड किरणें विकिरण तरंगें होती हैं जिनका प्रभाव गर्मी देने वाला होता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। जब कोई स्रोत होता है और वह विकिरण उत्सर्जित करने में सक्षम होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को उत्सर्जनशीलता, एमिसिविटी कहा जाता है। इसे उत्सर्जन शक्ति, एमिसिव पावर कहते हैं। इसकी इकाई वॉट प्रति वर्ग मीटर होगी। पूर्णतः काले पिंड के लिए यह मान 1 के बराबर होता है। इसी तरह अवशोषण शक्ति, अब्जॉर्प्टिव पावर को परिभाषित किया जाएगा किसी सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा को उस सतह पर पूरी तरह आपतित ऊर्जा से विभाजित करके। अवशोषित ऊर्जा को उस सतह पर आपतित कुल ऊर्जा से विभाजित किया जाता है। इस अनुपात को अवशोषण शक्ति, अब्जॉर्प्टिव पावर कहा जाता है। स्पष्ट है, इसकी कोई इकाई या विमान नहीं होगी। पूर्णतः काला पिंड उस पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी पिंड के लिए उत्सर्जन शक्ति और अवशोषण शक्ति का अनुपात स्थिर होता है और यह पूर्णतः काले पिंड की उत्सर्जन शक्ति के बराबर होता है। या फिर आप इसे और सरल तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी पिंड की उत्सर्जन शक्ति उस पिंड की अवशोषण शक्ति के सीधे अनुपाती होती है। उत्सर्जन शक्ति और अवशोषण शक्ति एक दूसरे के सीधे अनुपाती होती हैं। देखिए, इसका यह भी अर्थ है कि यदि कोई अच्छा उत्सर्जक है तो वह निश्चित रूप से अच्छा अवशोषक भी होगा। मान लीजिए आप सूर्य को एक पूर्णतः काला पिंड मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह उस पर आपतित सभी रंगों तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम है। इसका अर्थ यह भी है कि वह उत्सर्जन करने में भी सक्षम है। ये हर वस्तु के लिए लागू होता है। यदि कोई बहुत अच्छा उत्सर्जक है तो वह बहुत अच्छा अवशोषक भी होगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई सतह हरे रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, तो जब उसे गर्म किया जाएगा और विकिरण करने दिया जाएगा, तो वह उसे उत्सर्जित भी करेगी। इस प्रकार किरचॉफ का नियम परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत व्यापक रूप से लागू होता है।
स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है? यह कहता है कि किसी कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम तापमान की चौथी घात के समानुपाती होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह ST4 के बराबर है, लेकिन यहाँ इस मामले में ई ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में ऊर्जा है। यदि आप क्षेत्रफल और समय को अलग-अलग लें, तो इस संबंध में आप कह सकते हैं कि ई ऊर्जा है। जबकि ऊपर दिए गए सूत्र में यह प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में ऊर्जा है। सिग्मा को स्टीफन का स्थिरांक कहा जाता है। इसका मान 5.67 गुणा 10 की घात -8 है। यह वॉट प्रति मीटर वर्ग केल्विन की घात 4 में है। लेकिन याद रखें, यह संबंध केवल कृष्णिका के लिए ही लागू होगा। यदि आप वास्तविक वस्तु का उपयोग करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये संबंध होगा। यहाँ पर सामान्य वस्तु के लिए उत्सर्जकता एमिसिविटी का भी उपयोग किया जाएगा। अर्थात यदि आप इसे किसी भी वस्तु पर लागू करना चाहते हैं तो आपको यह अतिरिक्त पद उपयोग करना होगा। यहाँ एप्सिलॉन ए को सापेक्ष उत्सर्जन रिलेटिव एमिशन कहा जाता है। यह किसी वस्तु की उत्सर्जक शक्ति और कृष्णिका की उत्सर्जक शक्ति का अनुपात है, यानी सापेक्ष उत्सर्जन। पूर्णतः कृष्णिका के लिए सापेक्ष उत्सर्जन 1 होगा।